हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 12th में आपका चैप्टर चल रहा है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में आपको मेंडल के सारे सिद्धांतों के बारे में बता दिया गया है, केवल आपके डिजीजेज और सिंड्रोम्स के बारे में बताना बाकी रह गया है। तो चलते हैं हम स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप चैप्टर नंबर 5 में पढ़ रहे हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांतों के बारे में, ठीक है। वंशागति से आप क्या समझते हैं उसके बारे में आपको पहले बताया जा चुका है। विविधता से आप क्या समझते हैं, यानी कि वेरिएशन से आप क्या समझते हैं, उसके बारे में भी आपको बताया जा चुका है। जब हम वंशागति के सिद्धांतों और विविधता सिद्धांतों के बारे में पढ़ रहे थे तो आपने क्या पाया कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए थे, प्रयोग किए गए थे, वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे। जैसे कि पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया गया, मटर के पौधों पर, और ड्रोसोफिला पे किया गया, अलग अलग जंतुओं पे एक्सपेरिमेंट किए गए। तो वो कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट थे, मतलब वो मैनुअली अपनी इच्छा के अनुसार क्रॉस करवा करके एक्सपेरिमेंट किए गए थे और उसके बाद फिर निष्कर्ष निकाले गए थे। तो इस तरह से वो जो नियम बने, वो नियम अन्य जंतुओं के लिए तो लागू हो सकते थे, प्लांट्स के लिए लागू हो सकते थे, लेकिन जब जंतुओं में जब मनुष्यों की बात आई तो मनुष्यों पर वो नियम लागू नहीं हो सकते थे, क्योंकि इस तरीके का कंट्रोल्ड क्रॉस जो है वो मनुष्यों में संभव नहीं था। तो मनुष्यों में कल हमने डिस्कस करा था कि मनुष्यों में पर्टिकुलर ट्रेट की इनहेरिटेंस के लिए फैमिली हिस्ट्री को ज्ञात करना ही एक अल्टरनेटिव बचा था, एक विकल्प बचा था। तो उस तरह से एक परिवार के कई जनरेशन्स तक अगर लक्षणों के वंशागति के एनालिसिस करना, इस टूल को, ये जो स्ट्रॉन्ग टूल था, इस टूल को पेडिग्री एनालिसिस कहा गया। और पेडिग्री एनालिसिस में क्या एनालिसिस की गई कि फैमिली ट्रेट में एक पर्टिकुलर ट्रेट, एक स्पेसिफिक ट्रेट के पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाली वंशागति को इसमें दिखाया जाता है, ठीक है। उससे ये पता लगाया जा सकता है कि ये ट्रेट कहाँ से और किस तरह से आया। तो ह्यूमन जेनेटिक्स में पेडिग्री स्टडी जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टूल आपको प्रदान करती है ना, जिसका उपयोग किसी भी स्पेसिफिक ट्रेट, एबनॉर्मेलिटीज या डिजीज के इनहेरिटेंस का पता लगाने में किया जाता है, ठीक है। तो किसी ऑर्गेनिज्म का जो हर लक्षण है, फीचर्स हैं जो उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, वो क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले, डीएनए पर पाए जाने वाले जीन्स द्वारा ही कंट्रोल होता है, ये सारा आपको पता है। तो डीएनए क्या हो गया, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का कैरियर है, वाहक है ना। तो डीएनए बिना किसी चेंज के या बिना किसी अल्टरेशन के पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। लेकिन अगर ओकेजनली, कभी कभार, किसी कारणवश, किसी म्यूटेशन के कारण या रिकॉम्बिनेशन के कारण अगर कोई चेंजेस हो जाएं डीएनए में, तो वो चेंज सहित दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके का अगर जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंज हो जाए तो चेंजेस, अल्टरेशंस को क्या कहते हैं, उसी को हम म्यूटेशंस या उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। तो चेंज वो जीन्स में भी हो सकता है, क्रोमोसोमल लेवल पे भी हो सकता है, उसके इनहेरिटेंस की वजह से, यानी चेंजेस के ट्रांसफर होने की वजह से मनुष्यों में अनेक प्रकार के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, ठीक है। जिनमें मैंने आपको कल बताया था कि डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया ब्रॉडली। जब जेनेटिक डिसऑर्डर्स को दो कैटेगरी में रखा गया तो एक थे मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, जो मेंडल के नियमों के अनुसार अपना निष्कर्ष शो कर रहे थे, और दूसरे टाइप के डिसऑर्डर्स को रखा गया क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स की कैटेगरी में, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो सिंगल जीन में, पॉइंट ये याद रखने वाली है कि जो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें सिंगल जीन में अल्टरेशन के कारण या म्यूटेशन के कारण कोई भी डिजीज होती है और वो अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाती है। तो ये डिसऑर्डर्स जो हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स, इनमें जो संतानें होती हैं तो संतानों में
वंशागति के नियम के अनुसार, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के अनुसार ही ये ट्रांसमिट होते हैं ना। तो पेडिग्री एनालिसिस के द्वारा क्या हो सकती है, एक परिवार में मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के इनहेरिटेंस का ऑर्डर ट्रेस किया जा सकता है। मतलब इतनी बड़े, मान लीजिए पीढ़ी दर पीढ़ी कई पीढ़ियों का परिवार है और किसी बच्चे में कोई डिजीज आई, तो पता लगाने का तरीका कि कौन सी पीढ़ी से ये डिजीज ट्रांसफर हुई है बच्चे में, उस पीढ़ी में किस पार्टनर से ट्रांसफर हुई है, वो मेल था या फीमेल था, मतलब रेसेसिव था या डोमिनेंट कैरेक्टर था, ये सब पता लगाने का जो तरीका था वो पेडिग्री एनालिसिस ही था। तो इसमें हीमोफीलिया एग्जाम्पल है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ठीक है। सिस्टिक फाइब्रोसिस मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है, नोट कर लेंगे इसको। सिकल सेल एनीमिया भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का ही एग्जाम्पल है। कलर ब्लाइंडनेस ये भी मेंडेलियन डिसऑर्डर का एग्जाम्पल है। फिनाइलकीटोनुरिया ये भी इसी का एग्जाम्पल है और थैलेसीमिया भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो मेंडेलियन डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो डोमिनेंट भी हो सकते हैं या रेसेसिव भी हो सकते हैं, है ना। तो पेडिग्री एनालिसिस से ये भी समझा जा सकता है कि जो कैरेक्टर था, जो ट्रेट था, वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है ना। ट्रेट सेक्सुअल क्रोमोसोम से भी जुड़ा हो सकता है, लिंक्ड हो सकता है, जैसे कि हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के बारे में आपने जाना था कि ये एक सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिजीज है। अब अगर एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाए तो हीमोफीलिया के बारे में ये पूछा जा सकता है कि ये ऑटोसोम्स पे जुड़े होते हैं, जो जीन्स होते हैं वो हीमोफीलिया वाले, वो ऑटोसोम्स पे जुड़े होते हैं या सेक्स क्रोमोसोम पे जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन आ गया, तो इसमें आपको क्लियर कॉन्सेप्ट रखना है कि ये सेक्स क्रोमोसोम लिंक्ड डिजीज है ना। ये सेक्स क्रोमोसोम से जुड़ करके दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो हीमोफीलिया को बहुत वाइडली स्टडी किया जा चुका है, इसके बारे में सब कुछ डॉक्टर्स को पता है, जानकारी है। एक और पॉइंट है कि महिलाओं को हीमोफीलिया जो है वो बहुत रेयरली होता है। महिलाएं क्या होती हैं, हीमोफिलिक कैरियर होती हैं ज्यादातर। अगर इस तरीके का कोई केस आए जिसमें महिला हीमोफिलिक हो, तो उसके लिए एक बहुत ही स्पेशल पार्टनर्स का मीटिंग होना जरूरी है। वो कैसे होंगे, वो हीमोफिलिक फीमेल होने के लिए पिता का हीमोफिलिक होना जरूरी है और उसकी माँ का हीमोफीलिया का कैरियर होना जरूरी है। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशंस बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो हीमोफीलिया जिसको होता है वो बहुत ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि ऐसा आप नहीं कह सकते हैं कि उसको कभी कोई चोट नहीं लगेगी या ब्लीडिंग नहीं होगी। यदि ब्लीडिंग हो जाए तो फिर उस इंसान को बचाना नहीं पॉसिबल हो पाता। सिकल सेल एनीमिया जो दूसरा आपका इस सीरीज में दूसरा जो डिजीज है जिसके बारे में हमें बात करनी है, सिकल सेल एनीमिया के बारे में। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होती है इसके बारे में हम जानेंगे। सिकल सेल एनीमिया जो है ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल ये शब्द सिकल किस एक कह सकते हैं कि जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं उनकी आकार में उनकी कोशिकाओं के आकार में परिवर्तन होता है, सिकल आकार की हो जाती है। और एनीमिया का मतलब, एनीमिया शब्द का सीधा मतलब आप समझते हैं जहां पे खून के बारे में बात की जा रही हो, ब्लड के बारे में बात की जा रही होगी, है ना। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, ये एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। क्या है ये, एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है। जब आप पॉइंट म्यूटेशन के बारे में पढ़ रहे थे तो मैंने आपको हल्का सा इसके बारे में बताया भी था। ट्रांसमिशन इसका कैसे होता है, फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स व्हेन बोथ पेरेंट्स आर कैरियर ऑफ डिजीज। यदि दोनों पेरेंट्स मेल एंड फीमेल बोथ आर द कैरियर्स ऑफ दिस डिजीज, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया डिजीज है ये प्रोजेनी में ट्रांसफर हो जाती है। पेयर ऑफ एलील्स इसमें इस तरीके के देखे गए हैं, पेयर ऑफ एलील्स इसमें इस तरीके के देखे गए हैं। अगर HbA एंड HbS है, कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज। तो यदि कॉम्बिनेशन बनेगा इस तरीके का, HbA और HbA इनका कॉम्बिनेशन बनेगा, तो जो प्रोजेनी होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। यदि HbA और HbS का कॉम्बिनेशन बना
तो फिर जो प्रोजेनी होगा वो डिजीज का कैरियर होगा। और यदि HbS और HbS का कॉम्बिनेशन बन गया तब जो प्रोजेनी होगा वो डिजीज हो जाएगा, है ना। इस डिजीज का कॉज क्या है? कॉज ऑफ द डिजीज, कॉज ऑफ द डिजीज ये है कि चेंज इन जीन कॉजेज द रिप्लेसमेंट ऑफ GAG बाय GUG लीडिंग टू द सब्स्टिट्यूशन ऑफ GLU बाय VAL एट 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। इतना समझ में आया? इसमें जो HbA और HbA यदि ये मैच करते हैं तो नॉर्मल प्रोजेनी होगी। यदि HbA और HbS ये दोनों हेट्रोजाइगस अगर ये मैच करते हैं तो बीमारी तो नहीं होगी, लेकिन ये सिकल सेल के लिए क्या हो जाएंगे? कैरियर हो जाएंगे। कैरियर हो जाएंगे यानी कि उस बीमारी के वाहक होगा जो भी प्रोजेनी होगा। और अगर HbS और HbS इनका कॉम्बिनेशन हो तो डिजीज होंगे, ठीक है। तो म्यूटेंट जीन की प्रोजेनी में पहुंचने की जो संभावना है वो हमेशा केवल 50% होती है, जिससे सिकल सेल ट्रेट प्रदर्शित होता है ना। इस डिफेक्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा ग्लोबिन चेन की 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन पर ग्लूटामिक एसिड जिसको आप GLU के नाम से देख रहे हैं, ग्लूटामिक एसिड जो है उसका सब्स्टिट्यूशन वेलिन के द्वारा हो जाता है। VAL जिसको लिख रहे हैं वेलिन के द्वारा हो जाता है। अब इसमें क्या होता है कि बीटा ग्लोबिन जीन के 6th कोड पर सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, जिसमें GAG जो है वो चेंज हो जाता है GUG में। अब इसमें लो ऑक्सीजन टेंशन में म्यूटेंट हीमोग्लोबिन में क्या होता है? पॉलीमराइजेशन होता है और इसके कारण RBC का जो आकार है, रेड ब्लड सेल्स का आकार है, वो बाय कॉन्केव डिस्क से बदल करके इलोंगेटेड सिकल शेप हो जाता है। समझ में आया? इतनी केमिकल चेंजिंग के बाद जो रिजल्ट आता है वो क्या होता है कि जो RBC रेड ब्लड सेल्स का जो आकार है आप सभी को पता है कि वो कैसा होता है? बाई कॉन्केव होता है, यानी किनारों से मोटा और बीच में पतला। बाई कॉन्केव डिस्क के रूप में उसका शेप होता है नॉर्मल, तो वो चेंज हो जाता है और इलोंगेटेड यानी थोड़ा सा लंबाई में इलोंगेटेड सिकल शेप का हो जाता है। रेड ब्लड सेल्स का आकार जो है इसमें बदल जाता है। इस डिजीज को ही सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, ठीक है। अब समझ में आया आप सभी को? द म्यूटेंट हीमोग्लोबिन सो फॉर्म्ड पॉलीमराइजेस एट लो ऑक्सीजन टेंशन और उसके बाद रिजल्टिंग इन चेंज इन शेप ऑफ RBC टू सिकल सेल। RBC का आकार जो है वो सिकल सेल के रूप में बदल जाता है, ठीक है। एक और डिजीज है एल्बिनिज्म। ये भी एक ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज ही है। एल्बिनिज्म जो है वो भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज ही है। इसमें इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? ट्रांसमिशन अकर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग व्हेन बोथ और आइदर ऑफ द पेरेंट इज कैरियर ऑफ द डिजीज। या तो दोनों पेरेंट्स कैरियर होंगे या एक पेरेंट भी कैरियर हो तो ये ट्रांसफर हो सकता है। इस डिजीज में क्या होता है? इसमें एक पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज एब्सेंट व्हिच इम्पार्ट्स कलर टू आवर आईज, स्किन एंड हेयर। Due to this, the skin becomes pale, hair becomes white and eyes appear pink due to the absence of melanin. ये आप लोगों ने जनरली कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा कि जो एक होता है शरीर का त्वचा का रंग जो है, एक होता है गोरा, एक होता है सांवला, एक होता है काला, एक होता है बहुत ज्यादा काला, एक होता है गोरे से भी थोड़ा, मतलब गोरा तो होगा जिसमें थोड़ा मेलानिन होगा, लेकिन एक होगा जो गोरा नहीं कहेंगे, जिसको एकदम व्हाइट कहेंगे। एकदम व्हाइट जो त्वचा होगी उसमें किसी भी प्रकार का कोई मेलानिन नहीं होगा, यानी रंग उसमें नहीं होगा, रंगहीन त्वचा होगी, है ना। आंखें जो हैं वो पिंकिश टाइप की होंगी, बाल सारे के सारे एकदम सफेद होंगे। और क्यों होता है ये? स्किन का कलर भी इतना डिफरेंट, आंखों का भी कलर डिफरेंट, बालों का भी कलर डिफरेंट, वो होता है एब्सेंस ऑफ मेलानिन। मेलानिन जो
आप सभी को पता है कि त्वचा का रंग जो है वो कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल उत्तरदायी है उसका नाम है मेलानिन। तो मेलानिन एब्सेंट होता है और इस प्रॉब्लम को एल्बिनिज्म कहते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, इस डिजीज में पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इज एब्सेंट विच इम्पार्ट्स कलर टू योर आईज, स्किन एंड हेयर। ड्यू टू दिस, इसके कारण द स्किन बिकम्स पेल, hair becomes white and eyes appear pink due to the absence of the melanin। ये हो गया आपका एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म रोग का ये आपका हो गया। इसमें क्या है, मेलानिन के एब्सेंस के कारण ये रोग होता है, ठीक है। ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, यानी कि इसका जो जीन है वो ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो जब हमने 3 रोगों के बारे में बात करी, हीमोफीलिया के बारे में, सिकल सेल एनीमिया के बारे में और एल्बिनिज्म के बारे में, तो जिसमें से हीमोफीलिया जो है वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड डिजीज है, सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है और एल्बिनिज्म इज आल्सो अ ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, यानी कि ऑटोसोम्स पर प्रेजेंट है और अप्रभावी लक्षण है, रिसेसिव डिजीज है, यानी कि वो डोमिनेंट नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जो डिजीज है वो है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज है, ये भी आपकी ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। ये एक जन्मजात कैसा एरर है, मेटाबॉलिज्म का, उपापचय प्रक्रियाओं में पाया जाने वाला एरर ये है। ये क्या है, उपापचय प्रक्रियाओं में पाया जाने वाला मेटाबॉलिक जन्मजात एरर है, यानी इनबॉर्न डिजीज है ये इनबॉर्न मेटाबॉलिज्म का एरर है। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, और ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, मतलब कि ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज के ट्रेट की तरह ही इसका इनहेरिटेंस होता है, उसका जो है वंशागति इसी प्रकार से चलती है जैसे एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज की चलती है। इसमें क्या होता है कि अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में फिनाइलएलेनिन की टायरोसिन में जो बदलने वाला एंजाइम है वो कौन सा एंजाइम है, फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये पाया ही नहीं जाता, यानी कि इसकी एब्सेंस होती है, जिसके कारण से फिनाइलएलेनिन क्या होता है, जमता रहता है और ये फिर फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो दूसरे डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है और जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता। जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए कि मान लीजिए हमको पकानी है दाल, दाल में हल्दी और नमक पड़ना चाहिए, तो दाल पकाते समय हल्दी नमक ना हो तो दाल जो है पक तो जाएगी, लेकिन वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ डिफरेंट बन जाएगा, क्योंकि उसमें जो चाहिए था बीच में केमिकल रिएक्शन होने के लिए वो एंजाइम प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो आपको इस एंजाइम का नाम याद कर लेना है जो प्रेजेंट नहीं है। फिनाइलएलेनिन, इसमें जो एंजाइम चाहिए था टायरोसिन में चेंज करने के लिए ये प्रेजेंट नहीं होता। एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कन्वर्जन गेट्स म्यूटेटेड, वो म्यूटेशन हो जाता है तो वो चेंज हो जाता है और उसके बाद ये क्या होती है, फिनाइलएलेनिन क्या होती है, एक्यूमुलेट्स हो जाती है, यानी कि वो स्कंदन हो जाता है उसका, जैसे दही जम जाती है तो उस तरीके से ये जमने लगती है। देन फिनाइलएलेनिन गेट्स कन्वर्टेड टू फिनाइल पायरुविक एसिड, तो क्या होती है ये फिर पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है और जो चाहिए था वही मैंने आपको बताया कि जो चाहिए था वो प्रोडक्ट नहीं मिल करके जो नहीं चाहिए वो प्रोडक्ट बन जाता है पायरुविक एसिड, फिर चेंज होती है ब्रेन में जम जाती है और उसके बाद मेंटल रिटार्डेशन की प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो ब्रेन में इसके जमा होने से क्या होता है, मेंटल रिटार्डेशन होता है, उसकी प्रॉब्लम होती है और किडनी द्वारा इसका पुअर एब्जॉर्प्शन होने के कारण यूरिन में भी ये एक्सक्रीट होते रहते हैं। फिनाइल पायरुविक एसिड also gets excreted through urine since kidneys poorly reabsorb it, क्योंकि किडनी भी इसको अब्जॉर्ब ठीक तरीके से नहीं कर पाती है तो इसलिए ये यूरिन में भी एक्सक्रीट आउट होते रहते हैं। तो इसमें आपको क्या 3 पॉइंट्स
मतलब फिनाइल कीटोनूरिया लिख करके इसके 3 पॉइंट्स लिख लेने हैं। क्या कि एक तो ये मेटाबॉलिज्म का एरर है, ठीक है, एक तो ये मेटाबॉलिक एरर है, दूसरा ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज है, ठीक। नंबर 3 पॉइंट कि इसमें अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं उसमें इस केमिकल का नाम याद करेंगे फिनाइलएलेनिन। इसको टायरोसिन में चेंज करने वाला जो एंजाइम है फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, वो म्यूटेंट हो जाता है, यानी कि वो चेंज हो जाता है, वो नहीं पाया जाता। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो फिनाइलएलेनिन है ये जमा होने लगता है, और जमा होकर के क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में या अदर डेरिवेटिव्स में चेंज हो जाता है, और वो आपके जो डिजीज व्यक्ति है उसके बारे में बोलेंगे कि वो उसके ब्रेन में कहीं ना कहीं कोगुलेट होने के कारण, उसमें जमा होने के कारण जो है मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि मानसिक तौर पे मंद बुद्धि, मेंटल रिटार्डेड लोग जो होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है, तो वो मानसिक रूप से मंद बुद्धि होंगे, या उनका डेवलपमेंट जो है बहुत स्लो होगा, ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा, या नॉर्मल लाइफ वो नहीं जी पाते हैं। तो और फिनाइल पायरुविक एसिड जो है वो एक्सक्रीट आउट भी होती रहती है यूरिन के साथ, क्योंकि किडनीज भी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हैं, ठीक है। तो ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में एक और है आपका थैलेसीमिया। थैलेसीमिया के बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेंगे कि किस तरह से ये ब्लड का डिसऑर्डर है थैलेसीमिया जो है, लेकिन इसको आपको पॉइंट वाइज नोट करना है, और उसके बाद ये जो केमिकल्स के नाम है ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, है ना। थैलेसीमिया जो है ये क्या है, ये भी ऑटोसोमल रेसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है, ठीक है। इसमें क्या होती है, पेयर ऑफ एलील्स अगर लर्न की जाए, HbA एंड HbT कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ दिस डिजीज। अब इसमें किस तरह से ट्रांसफर होते हैं, यदि HbA की मैचिंग HbA के साथ हो तो नॉर्मल होगा, यदि HbA और HbT आ जाए तो कैरियर होगा, यदि दोनों ही मैच हो जाए HbT और HbT तो डिजीज्ड हो जाएगा, और ये डोमिनेंट भी होगा। अब इसमें अगर इफ फादर एंड मदर बोथ आर द कैरियर्स ऑफ बीटा थैलेसीमिया तो क्या होगा, इसमें इस तरह से संभावनाएं बनेंगी। पेरेंट्स यदि HbA HbT फादर का कॉम्बिनेशन है और HbA HbT मदर का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों के दोनों ही बीटा थैलेसीमिया के कैरियर्स हैं यदि, तो इसमें हर केस में 50% संभावनाएं होती हैं। यदि HbA और HbA इनका HbA फादर का और मदर का HbA मैच किया बाय चांस तो नॉर्मल चाइल्ड होगा, है ना। तो कैसा चाइल्ड होगा, नॉर्मल चाइल्ड होगा। यदि फादर का HbA और चूंकि HbT जो है वो है कैरियर, तो अगर फादर का HbA जो नॉर्मल वाला जीन्स था, जो एलील्स था, जो नॉर्मल एलील है वो कैरियर के साथ कंबाइन करे, तो HbA अगर HbT के साथ कंबाइन करता है तो क्या होगा, कैरियर चाइल्ड होगा विद थैलेसीमिया ट्रेट, वो वाहक होगा इस रोग का, है ना, वो इस रोग का वाहक होगा। यदि HbA और HbT तो ये भी कैरियर वाहक होगा थैलेसीमिया ट्रेट के साथ, ठीक है। और HbT HbT यदि ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो चाइल्ड जो है बहुत सीवियर थैलेसीमिया से पीड़ित होगा, यानी कि वो 100% डिजीज्ड होगा, है ना। क्योंकि संभावनाएं अगर आप क्रॉस करके देखें तो संभावनाएं 50-50% हर चीज की हैं। तो इसमें 1:2:1 का रेशियो बनता है। एक मतलब 25% चांसेस हैं कि नॉर्मल चाइल्ड हो जाए, 25% चांसेस ऐसे हैं कि डिजीज्ड सीवियर थैलेसीमिया से पीड़ित चाइल्ड हो जाए, या 50% चांसेस हैं कि कैरियर थैलेसीमिया से पीड़ित हो जाए जो प्रोजेनी है ना। तो इसको जो इस तरीके के मैचेस हैं इनको आपको कॉम्बिनेशंस को बनाने के लिए आपको पुनेट स्क्वायर, ये वाली पुनेट वर्ग वाला आरेख आपको समझाया गया था डायग्राम के थ्रू कि किस तरह से आप कॉम्बिनेशंस को पुनेट स्क्वायर में सेट करके प्रोजेनी जो F1 जनरेशन में निकलेगी या F2 जनरेशन में भी इवन निकलेगी, उसको भी आप ट्रेस कर सकते हैं, पता
लगा सकते हैं। द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग्स विल बी 1 नॉर्मल, 1 कैरियर्स एंड 1 डिजीज्ड चाइल्ड। Thus, the couple has 25% of chance for the child to inherit the 2 thalassemia genes. 2 थैलेसीमिया जीन्स को ट्रांसफर करने के लिए 25% ही चांस है। दिस डिजीज अफेक्ट्स द एबिलिटी ऑफ बॉडी ऑफ मेकिंग हेल्दी हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स विच लीड्स टू एनीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इस रोग में क्या होता है, इसमें जो हेल्दी हीमोग्लोबिन को बनाने वाली शरीर की क्षमता है वो अफेक्टेड हो जाती है और रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो अच्छी नहीं बन पाती हैं जितनी चाहिए, तो उससे क्या होता है, एनीमिया होता है। तो हीमोग्लोबिन, अब ये आपको पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो 4 प्रोटीन चेन्स से बनता है, 2 अल्फा ग्लोबिन और 2 बीटा ग्लोबिन। 4 genes are involved in the production of the alpha globin protein chains and 2 genes are involved in the production of beta globin protein chains। तो इसमें 2 तरीके की थैलेसीमिया पाई जाती है ना, 2 तरीके की थैलेसीमिया पाई जाती है। एक तो हो गई आपकी अल्फा थैलेसीमिया और दूसरी पाई जाती है आपकी बीटा थैलेसीमिया। तो अल्फा वाले में इट अकर्स व्हेन 1 or 2 of the 4 genes involved in the production of alpha globin is missing or mutated। अगर बीटा थैलेसीमिया है तो इसका मतलब कि इट अकर्स व्हेन 1 or both the genes involved in the production of beta globin is missing or mutated। ठीक, तो अल्फा और बीटा दोनों थैलेसीमिया 2 तरीके की फॉर्म्स में जानी जाती हैं, एक तो थैलेसीमिया मेजर और दूसरी थैलेसीमिया माइनर। थैलेसीमिया मेजर में ये होगा कि when an individual receive the altered or mutated genes from both of the parents, it results in the development of thalassemia major। अगर दोनों पेरेंट्स से डिजीज का मिल जाता है आपको जीन, तो ये थैलेसीमिया मेजर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर when the individual receives the altered or mutated gene only from one of the 2 parents, दोनों पेरेंट्स में से किसी एक से मिलता है, तो आपका ये थैलेसीमिया माइनर में इसका डेवलपमेंट होगा। अब सिम्टम्स जो है थैलेसीमिया के वो क्या हैं, ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको बुक में दिया गया है, इसके बारे में ब्रीफ में, क्योंकि आप क्लास 12th में हैं तो आपको जानना चाहिए। सिम्टम्स ऑफ थैलेसीमिया क्या है, थैलेसीमिया माइनर results only in mild anemia characterized by low hemoglobin level, यानी कि उस व्यक्ति का कितना भी खिलाने पिलाने पर, कुछ भी कोशिश करने पर हीमोग्लोबिन का लेवल, हीमोग्लोबिन के लेवल का मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन ब्लड के साथ लेके चलने वाले होते हैं कण हीमोग्लोबिन, वो हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ता नहीं है, बढ़ने ही नहीं देता वो हीमोग्लोबिन का लेवल। ठीक है, थैलेसीमिया मेजर ऑल्सो नोन एज कुलीज एनीमिया। अगर ये थैलेसीमिया मेजर हो तो क्या होता है, ये कुलीज एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। इन दिस डिजीज अफेक्टेड इन्फेंट्स आर नॉर्मल बट एज दे रीचेज 6 to 9 months, वो देखने में, इन थैलेसीमिया मेजर से पीड़ित जो बच्चा है वो देखने में नॉर्मल होता है, लेकिन जब 6 से 9 महीने का वो होने लगता है, दे डेवलप सीवियर एनीमिया। तब क्या होता है, तब उसके अंदर बहुत ज्यादा, एनीमिया का मतलब खून की कमी से वो पीड़ित हो जाता है, उसकी स्केलेटल डिफॉर्मेलिटीज होने लगती हैं, जॉन्डिस हो जाता है और फटीग एटसेट्रा होता है। ठीक है, तो इसमें कभी कभी ब्लड की कमी, यही सबसे बड़ा इसका प्रॉब्लम है। इससे पीड़ित व्यक्ति को जॉन्डिस, यानी कि जिसको हम हिंदी में पीलिया रोग के नाम से जानते हैं, वो बार बार बहुत बार होने लगता है। उसमें हीमोग्लोबिन, रेड ब्लड सेल्स की बहुत ज्यादा कमी होती है और हीमोग्लोबिन का लेवल जो है वो सुधरता नहीं है। ठीक, तो ये आपके हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया और फिनाइल कीटोन्यूरिया के बारे में मैं आपको बताया, मैंने थैलेसीमिया के बारे में भी बता दिया। और मैंने आपको, तो इसको आपको करना क्या है, आपको, ये तो हो गए मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। अब आपको क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में, जो सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या हैं, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में एक या
एक से अधिक क्रोमोसोम्स की अगर क्या हो, अनुपस्थिति हो, एब्सेंस हो, अधिकता हो या एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो, इसके कारण से यदि किसी प्रकार का अनुवांशिक रोग, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। क्या क्या कारण हो सकता है? या तो एक से ज्यादा क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हो, या अधिकता हो, या अरेंजमेंट जो है क्रोमोसोम्स का वो एबनॉर्मल हो, तो इस वजह से क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम देखो, एक पॉइंट है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी, इसमें क्या होता है कि सेल डिवीजन के दौरान यदि क्रोमैटिड जो है उसका सेग्रीगेशन फेल होने के कारण, जब वो अरेंजमेंट हो रहा था तो उसमें सेग्रीगेशन फेल होने के कारण एक क्रोमोसोम या तो अधिक हो जाए या एक क्रोमोसोम कम हो जाए, तो इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। इस परिस्थिति को क्या कहते हैं? एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। तो कुछ शब्द हैं जिनको आप समझ लेंगे तो आपको फिर बाद में लिखने में इजी होगा। देखो, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में यदि देखा जाए तो मनुष्यों की हम बात कर रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ह्यूमंस में कितने होते हैं? आप सभी को पता है 46 होते हैं, यानी 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं मानवों में। ठीक है, तो टोटल कितने हो गए? 23 पेयर्स। 23 पेयर्स में आप सबको पता है ऑटोसोम्स जो होते हैं वो 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स होते हैं, यानी कि एक जैसे होते हैं, समान होते हैं स्ट्रक्चर में, और 1 पेयर जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स में 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं प्लस 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन है वो मेल पार्टनर में होता है या फीमेल पार्टनर में होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो इसमें ये मेल पार्टनर की बात हो रही है क्योंकि सेक्स क्रोमोसोम जो है वो प्रेजेंट किस में होता है? ओनली इन मेल पार्टनर्स। ठीक, तो अब मोनोसोमी, मोनोसोमी क्या होता है? मोनोसोमी का मतलब कि इसमें एक जोड़ा क्रोमोसोम कम होगा। मोनोसोमी का मतलब क्या होगा? इसमें एक जोड़ा क्रोमोसोम कहीं अरेंजमेंट होते समय कम हो जाएगा। और ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि इसमें इंक्लूजन ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि एक जगह पे कम हो गए वो मोनोसोमी, और जहां पे एक्स्ट्रा हो गया वो ट्राइसोमी कहलाता है। तो एक हिंदी में कहावत है कि अति का भला न सोचिए, अति का भला न बरसिए, अति की भली न दो, मतलब किसी चीज की अधिकता भी ठीक नहीं है और कमी भी ठीक नहीं है। तो मोनोसोमी का मतलब है उसमें क्रोमोसोम्स का 1 पेयर जो है वो कम हो गया। ट्राइसोमी का मतलब क्या है कि क्रोमोसोम्स का 1 पेयर जो है वो एडिशनल कॉपी चली गई। ठीक है, एन्यूप्लॉइडी का क्या मतलब है कि इसमें लॉस और गेन ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यू टू फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। जब क्रोमैटिड्स का सेग्रीगेशन हो रहा था, जब उनका अरेंजमेंट हो रहा था सेल डिवीजन के टाइम पर, तब उस समय पे क्रोमोसोम्स में या तो कम हो गया या ज्यादा हो गया, सेल डिवीजन के टाइम पर ये प्रॉब्लम आई है ना। तो इस प्रकार की सिचुएशन जब सेल डिवीजन के दौरान क्रोमैटिड का सेग्रीगेशन फेल हो गया कह सकते हैं, तो क्रोमोसोम या तो अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? एन्यूप्लॉइडी कहेंगे। ठीक है, तो अब इसी तरह से हम 3-4 सिंड्रोम्स के बारे में आपको पढ़ना है। एक तो पढ़ना है आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में बच्चों, दूसरा आपको पढ़ना है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है, आपको टर्नर्स सिंड्रोम के बारे में पढ़ना है। तो सिंड्रोम्स के बारे में हम पढ़ेंगे कल। हम अगले सेशन में सिंड्रोम्स के बारे में ब्रीफ में पढ़ लेंगे। आपको अपनी कॉपी नोटबुक लेके बैठना है और पॉइंट्स को उसको नोट करते चलना है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने सिकल सेल एनीमिया के बारे में और आपने 2 और डिजीजेस के बारे में जान लिया, थैलेसीमिया के बारे में, ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस के बारे में जान लिया। पॉइंट्स को आप नोट करते चलेंगे। यू हैव टू लर्न, जो भी एंजाइम्स का नाम बताया गया आपको, जो भी केमिकल्स का नाम बताया गया वो आपको लर्न करना होगा। और उसके बाद आपका कल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स में जो सिंड्रोम्स हैं उनके बारे में बता दूंगी मैं। उसके बाद इस चैप्टर में कुछ
ट्रिक्स एंड टिप्स हैं उनके बारे में भी मैं सेशंस में बता दूंगी कि किस तरह से आप पुनेट वर्ग को स्थापित करते हैं, किस तरह से आप पेडिग्री एनालिसिस में फैमिली ट्री को समझ सकते हैं और ट्रेस कर सकते हैं कि जो डिजीज है वो प्रोजेनी में किस पीढ़ी के किस पार्टनर से आई। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।